हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मैथ। आज के क्लास में हम संपूर्ण मैथ को कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। अगर आप किताब नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। कल टेक्निकल इशू के कारण आपको पूरा वीडियो नहीं मिल पाया था, इसके लिए हमें खेद है। आज जो है कंप्लीट वीडियो मिलेगा, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सन्निकट। सन्निकट इंग्लिश में इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब होता है यहाँ पर हम ठीक किसी नंबर के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन किसके नज़दीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा दहाई का सन्निकट करे, सैकड़े का सन्निकट करे, हजार का सन्निकट करे, उसको हम कैसे करेंगे। आपको इसमें जोड़ में भी पूछा जाएगा सन्निकट कैसे करे, घटाव में सन्निकट कैसे करे, गुना में कैसे करे, सारे चीज़ को हम अच्छे तरीके से बताएंगे, कहीं जाइएगा मत। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 36 का सन्निकट करे, ये किसके नज़दीक में है। तो अभी छोटा नंबर है तो आप बता दीजिएगा 40 के नज़दीक है, लेकिन इसका रूल सीखिए। जब ये कहेगा दहाई का सन्निकट करे तो एक अंक पहले देखना है, आपको इसको देखना है 6 को। ये 6 जो है 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो दहाई में एक जोड़ देंगे, अगर कम होगा तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे 36, ये 5 से ज़्यादा है 6, तो इसमें एक ऐड कर देना है 3 में, तो 3 1 4। अब बाद वाले नंबर को कै गो अंक, एगो है ना, इसको एगो जीरो कर दीजिए। ये 36 का सन्निकट हो गया, अप्रॉक्सीमेट। आपसे पूछा जाएगा 49 का सन्निकट कीजिए, तो यहाँ पर 49 को लिख लेंगे। अब देखेंगे कि यह 5 या 5 से ज़्यादा है कि नहीं। हाँ, तो 5 से ज़्यादा है, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 1 5, और 9 को जीरो कर दीजिए, यानी कि 49 का सन्निकट कितना आ गया 50। आपसे पूछा जाएगा 43 का सन्निकट करे, तो 43 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अभी हम दहाई का सन्निकट सीख रहे हैं, तो अगर आपसे कहा जाएगा इसका सन्निकट करने के लिए, तो आपको देखना इकाई का अंक। इकाई का अंक जो है ये 5 से कम है ना, तो कुछ नहीं करना है। 4 में इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यहाँ पे 4 और 3 को जीरो बना दीजिए, ये इसका सन्निकट हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 64 का सन्निकट कीजिए, तो 64 का सन्निकट करने के लिए यहाँ पर हम पहले एक बार 64 लिख लेते हैं। उसके बाद ये देखना है दहाई का पूछ रहा है, तो इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक 5 या 5 से ज़्यादा है या कम है, तो 5 से कम होगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जो है 6 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और 4 को जीरो बना दीजिए, यही इसका सन्निकट हो गया। अब हम सीखेंगे सैकड़े का सन्निकट कैसे करें। यहाँ पर सैकड़े का सन्निकट, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 526 का सन्निकट क्या होगा। तो आपको जो है पहले एक बार इस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए 526। अब आपको देखना है इस सैकड़ा कहाँ है, तो एक अंक पीछे देखिएगा। सैकड़ा कहाँ है तो एक अंक पीछे, तो ये क्या है 2 है, तो 2 को देखना है। ये 2 जो है 5 से कम है ना, तो इसमें 5 में कुछ नहीं जोड़ना है, बस इसको 5 को जो का तो लिख दीजिए, और बाकी 2 अंक पीछे है, इसको 2 को जीरो कर दीजिए। ये जो है 526 का सन्निकट हो गया। यहाँ पर अगला जो इसमें क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 6 9 7, इसका सन्निकट कैसे होगा। हम दोनों मिक्स करके लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आपसे पूछेगा सैकड़े का सन्निकट, तो आपको एक बार नंबर लिख लीजिए 6 9 7। अब आपको देखना है सैकड़ा कहाँ है, तो दहाई को देखिएगा, दहाई कहेगा तो इकाई को देखना है, यही आपको पैटर्न समझना है। उसके बाद आपको देखना है 9 जो है 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें जो है 6 में एक ऐड कर दीजिए, तो 6 एक कितना हो जाएगा 7। अब पीछे जो 2 नंबर है इसको जीरो कर दीजिए, यही 697 का सन्निकटन हो गया।
यही क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा 659 का सन्निकटन कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम एक इसको लिख लेते हैं 659। अब देखना है ये सैकड़ा का है तो दहाई अंक को देखेंगे, क्या ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो ये 5 है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, और ये दोनों अंक को 0 कर देंगे। ये जो हो गया आपका सैकड़े का सन्निकट। अब हम सीखेंगे 1000 का सन्निकटन कैसे करते हैं। यहाँ पर 1000 का सन्निकट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सन्निकट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। अब आपको देखना है 1000 कह रहा है तो ऐसे पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 1000 कहेगा तो एक अंक पहले देखिए 6 है, तो उस ये 5 से ज्यादा है ना, ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 5 1 6, अब बाकी तीनों अंक को 0 कर दीजिए। हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन 7 9 2 3, इसका सन्निकट कीजिए। तो पहले एक बार इस नंबर को आप लिख लीजिए 7 9 2 3। अब आपको देखना है ये 1000 का पूछ रहा है तो एक अंक पहले देखिए सैकड़ा, ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 7 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 8, और ये 3 अंक पीछे है तो 3 को 0 बना दीजिए इसको। हो गया उत्तर। ये आपका हो गया 1000 का सन्निकट। अगर इसी में कम वाला रहेगा तो कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 9 2 8 7, कहेगा आपको इसका सन्निकट कीजिए। तो यहाँ पर एक बार हम नंबर को लिख लेते हैं 9 2 8 7। यहाँ पे सैकड़े का सन्निकट कह रहा है, एक अंक पीछे देखेंगे, ये बात आपको याद हो गया होगा। ये 5 से कम है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, जो का त्यों उतार दीजिए नीचे 9, और इधर 3 अंक है तो 3 को 0 कर दीजिए। यही आपका उत्तर हो गया। अब हम 10,000 का सन्निकटन कैसे करेंगे वो सीखते हैं। यहाँ पर 10,000 का सन्निकट हम दो एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 5 6 7 8 9 हमसे पूछा गया है इसका सन्निकट कीजिए। तो सबसे पहले हम ई नंबर को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 10,000 5 पे आके होता है ना, तो उससे एक अंक पीछे देखेंगे, 6 को देखेंगे, क्या ये 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे, ये 5 में तो कितना हो जाएगा 6, और बाकी 4 अंक को 0 कर देंगे। ये जो है ये 56,789 का सन्निकट कितना हो गया 60,000। एक कम वाला ले लेते हैं। इसका सन्निकट यहाँ पर आपको पहले इस नंबर को हम लिख लेते हैं एक बार 2 8 7। आपको देखना होगा जो इससे जस्ट छोटा 4, ये 4 जो है 5 से छोटा है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे, जो का त्यों उतार देंगे, बाकी चारों को 0 कर देंगे। ये इसका सन्निकट हो गया। जितना आगे कहेगा, अब 10,000 कहेगा, 1 लाख कहेगा, उससे एक अंक कम देखिएगा और देखिएगा 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। अगर 5 से ज्यादा होगा तो जिसका पूछा उसमें 1 जोड़ देना है, अगर 5 से कम होगा तो कुछ नहीं करना है, उस अंक को उतार के बाकी सबको 0 कर देना है। ये हो गया आपका। आइए अब हम जोड़ का सन्निकट सीखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जोड़ का सन्निकट। एक एग्जाम्पल लिखते हैं पहले 78 + 49, इसका सन्निकट करना है। यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखना होगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं कहा है कि इसका जो है दहाई का सन्निकट करे, नहीं कहा है, जब नहीं कहेगा तो हमेशा अंतिम को समझना है। जब दोनों अंकों की संख्या समान होगा दोनों में, तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, इसमें भी 2 अंक है, तो यानी कि ये अंतिम वाले को कहा है, इसका अंतिम। तो बताइए, और इसका अंतिम। यहाँ पर हम पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को 78
अब प्लस 49। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका नहीं भी कहा तो समझना इसका कहा है, तो इसको देखेंगे। ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे +1, तो कितना हो जाएगा 8। इसको 0 कर देंगे, इसका ये हो जाएगा। देखिए 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 5, इसको 0। अब दोनों को जोड़ देना है, प्लस जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 80। अब प्लस 50, तो 8 5 13, 130 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं जोड़ का सन्निकट। अगर 3 अंकों की भी संख्या देगा तो हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक 3 अंक की संख्या ले लेते हैं, +6 9 8। इसका सन्निकट करना है। आपको देखना होगा कि जब नहीं कहा है तो आपको समझना है हमेशा ही किसका, अंतिम वाले को कह रहा है, तो इसको देखेंगे ठीक पहले। ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 1 8। अब बाकी दोनों को 0 कर दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पर ये देखिए, इससे पहले देखना है 5 से ज़्यादा है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 और सबको 0 कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 और उधर 2 को 0 लगा दीजिए, ये 1500 हो गया इसका सन्निकट। या तो आप इसको जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन आसान है, सबका सन्निकट करके आप जोड़ दीजिए। ये आपका जितना अंक का कहेगा उतना अंक का निकाल सकते हैं, 4 अंक का 5 अंक का कुछ भी कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 7 8 अब प्लस 2 3 9 इसका सन्निकट करें। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जब ऐसा हो जाएगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये 2 अंक में दिया गया है, ये 3 अंक में है, तो हमेशा सन्निकट जो करते हैं जोड़ में, हमेशा छोटे वाले को लेके चलते हैं, छोटे वाले को नहीं छोड़ना है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बताइए ये दोनों में इसका जो सन्निकटन क्या होगा, ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और इसको 0 कर देंगे, 8 को 0 कर देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका करेंगे, इसको देखेंगे 1 अंक, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो ये 2 को तो रहने देंगे, इस 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और इसको 0 कर देंगे, 240। अब 240 में 80 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 320। ये आपका उत्तर हो जाएगा। घबराइए नहीं, और हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर 7 8 9 6 प्लस 4 2 3। आपको यहाँ पर कहेगा इसका सन्निकटन करने के लिए, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो है 3 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या है, तो जब भी हम कोई इसका हल करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर सबसे अंतिम में जो इसके अकॉर्डिंग इसका ये जो सन्निकट करेंगे, इससे पहले देखेंगे ये 2 जो है 5 से कम है या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे नहीं ये 5 से कम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 4 को जो का तो लिख दीजिए यहाँ पे, और बाकी दोनों को 0 बना दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसको देखना है, इससे ठीक पीछे जाइए, ये 5 से ज़्यादा है ना, इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, +1 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका कितना 9, और बाकी दोनों को इधर 0 और पहले 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 9 4 13 और 7 1 8, आपका हो जाएगा 8300। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा 8 7 6 5 4 प्लस 3 9 2 8। हमसे पूछा गया है इसका सन्निकट कीजिए। आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर देखिए, हम हमेशा छोटे वाले को देखेंगे, ये 4 अंकों की सन्निकट कह रहा है, 1 अंक कम देखेंगे 5, इसको देखेंगे 1 अंक पीछे, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 0 0 0। इसमें देखिए 4 अंक का यहाँ देखना है, तो इसे जस्ट पीछे देखिए, ये 5 से ज़्यादा है ना, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। हमेशा छोटे वाले के अकॉर्डिंग चलना है। ये हो जाएगा 8, ये 8 और बाकी इधर 3 अंक है तो इसको 0 कर देंगे, प्लस सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये जो 3 0 आएगा, 8 और 4 12 और 9,
92,000 इसका उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम घटाव का सन्निकट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। घटाव का सन्निकट, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 7 5 -3 9, इसका सन्निकट कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना होगा अभी दोनों में अंक समान है, दोनों में अंक समान है, तो हमेशा अंतिम को ही समझा जाता है कि इसका सन्निकटन कह रहा है। तो यहाँ पर इससे एक अंक पीछे देखना है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो इसमें एक ऐड करना है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा ये 8, ये 0, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये देखिए 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 3 1 4, इसको 0 कर देंगे। अब घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना 40। यही इसका सन्निकट हो गया। यहाँ पर आप इसको हल करके भी निकाल सकते हैं, उससे उत्तर दोनों में चेंज कोई नहीं होगा। अगला देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 7 8 -4 2 6, आपसे पूछा गया है इसका सन्निकट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंक जो है ये 3 अंक का है, ये 4 अंक का है, तो हमेशा कम वाले अंक को जो है इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं सन्निकट। तो यहाँ पर देखिए ये 3 अंक का है, इससे एक कम देखिए, ये 2 देखिए, ये 5 से छोटा है ना, इसको कुछ नहीं करना है, 4 को जो का त्यों लिख देना है 4, और बाकी उधर को 0 कर देना है। माइनस इससे कम देखिए, ये एक अंक पीछे देखना है, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें जो है एक ऐड कर देंगे, किसमें 2 में एक ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3, और बाकी सबको 0 कर दीजिए, और ये एक जो है इसको उतार दीजिए। अब घटा लीजिए, तो बताइए 1300 में से 400 जाएगा तो कितना होगा 9 4 1300, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया 900। आइए अब हम गुना में सीखते हैं उसका सन्निकटन कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले लिख देते हैं गुना का सन्निकट। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 7 8 गुना 9। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है अगर अंक डिफरेंस भी आ जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जोड़ और घटाव का नियम वाला नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो बेसिक नियम है वो तो चलेगा ही चलेगा, तो इससे अगर हमेशा देखिए दोनों में 2 अंक है, 3 अंक भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा अंतिम से ही निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पे 2 अंक है, इससे जस्ट पीछे देखना है, ये 5 से ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, इसमें एक ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8, और ये 0 कर देंगे। बीच में गुना का साइन है तो गुना उतार देंगे। देखिए इससे एक अंक पीछे देखिए, ये 9 जो है 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाए 3 में एक ऐड करेंगे तो 4, और इधर इसको 0 कर देंगे। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, उधर डबल 0 दे दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 7 8 9 गुना 3 9 4। यहाँ पर कोई बच्चे होंगे तो कहेंगे कि पहले हम गुना करके इसका सन्निकटन करेंगे, गुना करके कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और उत्तर तो समान ही आना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है, तो एक अंक पीछे देखिए, इसमें एक ऐड करेंगे, 5 से ज़्यादा है ना इसलिए एक ऐड करेंगे, ये 8, इधर 0, ये गुना बीच में साइन है। यहाँ देखिए एक अंक पीछे, ये 5 से ज़्यादा है ना, इसमें एक ऐड कर दीजिए 4, और यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए और गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, देखिए 2 0 2 0, कितना आ जाएगा 4 0, ये आपका उत्तर हो गया। अब क्या होगा, कभी कभी अंक समान नहीं रहेगा। तीसरा में देखिएगा, सवाल का जितना प्रकार से वेरिएशन होगा हम सारे चीज को बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है, ये 2 अंक है, तो यहाँ पर जोड़ और घटाव वाला नियम बात नहीं चलेगा। आपको हमेशा यहाँ पर क्या करना होगा, हमेशा अंतिम का सन्निकटन समझना होगा, हमेशा अंतिम का। तो बताइए इसका अंतिम से एक अंक पीछे देखिए, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 5 से ज़्यादा इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 5, और इसको 0 कर देंगे। ये इसको देखना, पीछे एक अंक पीछे देखिए, 5 से कम, 5 से ज़्यादा है, कम है तो ज़्यादा है, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0। अब गुना कर दीजिए, 5 3 15, और कितना 0 हो जाएगा लास्ट में, 1 और 2 3 0, ये आपका उत्तर हो गया। जब भी अलग अलग रहेगा, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं।
7 8 9 4 गुना 3 4 6। इसका सन्निकट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको देखना होगा, हमेशा गुना में वो नियम नहीं लगेगा। हमेशा गुना में समझना है ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो हमेशा इसका अंतिम से देखना है, अंतिम से एक अंक पीछे। ये 5 से ज़्यादा है ना, इसमें एक ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ये 8, बाकी 3 अंक को 0 कर दीजिए। बीच में गुना का साइन है तो गुना दे देंगे, एक अंक पीछे। बताइए ये 5 से छोटा है ना, तो कुछ करना है क्या? नहीं, कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो 3 को ज्यों का त्यों उतार देना है और दोनों को अंक को 0 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 त्रिक 24, 3 0 और 2 0, कितना हो गया? 5 0। ये आपका उत्तर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सन्निकट निकालना आ गया होगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब हम समझेंगे रोमन पद्धति क्या होता है। रोमन पद्धति में किसी भी संख्या को कैसे लिखेंगे, संख्या को रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर सभी पद्धति में रोमन पद्धति भी सबसे पुरानी पद्धति है, तो इसको आइए हम समझते हैं। रोमन पद्धति में 7 संकेत होते हैं। इसको I को 1 कहते हैं, V को 5 कहते हैं, X को 10 कहते हैं, L को 50 कहते हैं, C को 100 कहते हैं, D को 500, M को 1000। ये रोमन पद्धति में सबसे पहला सवाल बनेगा तो पूछेगा रोमन पद्धति में कितने संकेत है, तो 7 संकेत है। इसी के आधार पे हम किसी भी संख्या को हम लिखेंगे। इसमें कुछ नियम है। सबसे पहला नियम होता है कि इसको जो है हम कैसे लिखेंगे, कैसे काम करेगा। तो याद रखिएगा, इसमें 4 संकेत जो होते हैं 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखिएगा I, X, C और M। ये जो है 3 बार ही रिपीट होगा, 3 बार पुनरावृत्त होगा, पुनरावृत्त होगा। 3 से ज्यादा बार नहीं हो सकता है। जैसे आपको 30 लिखना होगा तो 3 बार x x x लिखेंगे। यहाँ पर अगर 30 लिखना होगा तो x x x। अगर हमको ये हो गया 30, अगर हमको कहेगा 300 तो c c c, ये 300 हो जाएगा। m कहेगा 3 बार, इसको लिखेंगे m m m। इसका मतलब होता है ऐड करना सभी को। 1000 प्लस m का मतलब 1000, 1000 इसका मतलब भी 1000। तीनों को ऐड करते हैं कितना हो जाता है? 3000। और 3 बार I को लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। ये पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है यहाँ पर V, L, D ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। VLD कभी भी रिपीट नहीं होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं L बराबर। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे 50 + 50 ऐसे 100, तो ये गलत हो गया, ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। तो इस तीनों को जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं। तीसरा नियम कहता है इसका, कोई भी बड़ा संकेत है उसके अगर दाहिने ओर होगा तो उसमें उसका मान जुट जाएगा। जैसे देखिए EX है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया, देखिए बड़ा नंबर है, इसके दाहिनी ओर है, ये दाहिनी ओर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अभी का मतलब कितना? +5, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अगर दूसरा यहाँ पर कहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर L और X ऐसा है, तो L का मतलब क्या होता है? 50, अब X का मतलब 10, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। तो तीसरा नियम कहेगा कि कोई भी बड़े नंबर के दाहिनी ओर होगा उसका संकेत तो उसका मान जुट जाएगा। चौथा कहता है कोई भी बड़े मान के संकेत के बाईं ओर होगा तो उसका मान घट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे I ऐसे लिख दिया गया, तो इसका मतलब होता है 5 में से एक को बाएं वाला को घटा लेना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगर आपको 9 लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, IX है तो X का मतलब 10 होता है, इधर वाला घटेगा 1, तो कितना हो जाएगा? 9। आपका ये 9 हो जाएगा।
पांचवा नियम है भी, एल और डी, ये कभी भी बड़े मान वाले के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। जैसे आप एल एम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अगला नियम है छठा, इसमें आई जो होता है भी कॉमा एक्स में से घटेगा, और एक्स जो है इसको याद रखिएगा एल सी और एम, याद रखिएगा एलसीएम, यानी कि एक्स जो है एल सी और एम में से घटेगा। इसके बेस पर आइए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अभी जो हम कंसेप्ट समझे हैं उसके बेस पर हम क्वेश्चंस लिए हैं और आपको इसको रोमन संकेत में लिखना है। आइए हम आपको सिखाते हैं कैसे लिखेंगे रोमन संकेत में। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर हमको इसको लिखना है आई को तो 1 कहेंगे, 2 लिखना होगा 2 बार, 2 3, 4 लिखना होगा तो 5 बी, 6 7 8 9 10। आपको ये लिखना आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 25 लिखना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, x को 3 बार रिपीट कर सकते हैं और v को यहाँ पे x x v, इसको लिखना है 49। तो पहले लिखेंगे x, उसके बाद l, ये हो गया, उसके बाद i x, ये इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और 9 49। यहाँ पर लिखना होगा तो x c, ये घट जाएगा तो 90 और 90 और 92। यहाँ पे इसको लिखना होगा तो l x x कितना होगा 70, और 3 बार इसको ऐसे कर दीजिए तो 70 और 3 73 हो जाएगा। इसको c c 200 x 5 कितना हो जाएगा 217, इसको लिखना होगा 313 तो c c x 317। अब हम इसको लिखते हैं 785, तो d c c 700, l का मतलब 750, 760 770 780, यहाँ पे भी 785। अगर यहाँ पर हमको 5000 लिखना होगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी लिख करके उस पर एक रेकरिंग दे देंगे या एक रेखा डाल देंगे, तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है 5, और इसका मतलब होता है 1000 गुना बढ़ गया, तो यानी इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000। अगर आपको 10,000 लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x पर एक रेकरिंग दे दीजिएगा, ये 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब आपका भाषा वाला सवाल शुरू हो गया है, तो आइए पहले आप हेडिंग डाल लीजिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को इसको हम W से लिखते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा, क्या हो जाएगा 0, और सबसे बड़ा पूछेगा तो अनंत। यहाँ पर सवाल बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, हाँ होंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होंगे, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या का परिवार प्राकृतिक संख्या से बड़ा है। आप ही बताइए, घर में रूम होता है, रूम में घर नहीं होगा, इसलिए
यहाँ से यहाँ तक ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूरा जो है ना ये पूरा पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ नियम याद रखना होगा। आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या का समवृत्त नियम, ये क्या होता है। यहाँ पर समझाते हैं आपको हम। समवृत्त नियम, समवृत्त नियम, ये समवृत्त नियम जो है ये जोड़ और गुणा में ही लागू होता है, जोड़ और गुणा में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये कहता है कि अगर आप दो पूर्ण संख्या लीजिएगा, यहाँ पर से कोनों को उठा लीजिए, दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। क्या ये पूर्ण संख्या मिल रहा है ना। तो हाँ, ये जो है ये पूर्ण संख्या का समवृत्त नियम है। ये गुणा में भी यही करना पड़ेगा आपको। 0 को अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो क्या ये 0 मिलता है ना। ये इसमें इसके समूह में है कि नहीं है। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या का समवृत्त ये गुणा का नियम है। अगला नियम जो है यहाँ पर एक है क्रम विनिमय नियम और दूसरा है सहचर्य नियम। ये क्या होता है तो इसमें बस डिटेल आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको समझना है कि ये नियम किस किस पे काम करता है। तो ये जो है सहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम जो है ये जोड़ और गुणा पर ही काम करता है। तो याद रखिएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम जोड़ कॉमा गुणा के लिए है, और सहचर्य नियम जब हम आगे की कक्षा पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे डिटेल से। सहचर्य नियम नियम ये भी जोड़ और गुणा के लिए होगा। ये भाग में जो है और घटाव में काम नहीं करता है, इसलिए कहीं पर लागू होगा कहीं पर नहीं होगा, इसलिए आपको जो है जोड़ और गुणा में याद रखिएगा। आइए अब हम अगले अध्याय पे चलते हैं। इस अध्याय में हमें जो है संख्याओं का खेल समझना है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देखते हैं और कई बाउंड्री से ऊपर बॉल लगता है तो छक्का होता है, नीचे आता है तो चौका। आपको पता ही नहीं रहेगा दोनों में मतलब दोनों का, तो मजे नहीं आएगा। इसी प्रकार से संख्याओं को भी समझने के लिए उसमें कुछ नियम है उसके। अगर आप उस नियम को समझते हैं तो सारा चीज़ आपको आसान लगने लगेगा और सब कुछ समझ में आने लगेगा। यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा गुणनखंड। गुणनखंड इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं अपवर्तक। अपवर्तक इंग्लिश में एक ही नाम है फैक्टर। ये फैक्टर क्या होता है तो इसका डिफिनेशन होता है वह सभी संख्या दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो दी गई संख्या का वो सभी संख्या गुणनखंड कहलाएगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से क्लियर होगा, ये 6 है तो बताइए सबसे पहले 6 को कौन कौन संख्या काटेगा। 1, 2, 3 और 6, ये 4 नंबर जो इसको काटेगा तो 4 नंबर जो है इस संख्या का गुणनखंड हो गया। यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 लेते हैं तो 8 जो है इसको कौन कौन नंबर काटेगा। 1, 2, 4 और 8, यही नंबर काटेगा, इसके अलावा कोई नहीं काटेगा। यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा बताइए सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है, जिसको हम यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। तो ये 1 है, ये 1 सभी में मौजूद होगा, इसलिए सबसे छोटा फैक्टर 1। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है खुद वही संख्या होता है। इसमें गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, फिक्स होती है। उसके बाद अब हम समझते हैं गुणज क्या होता है। इसका एक और नाम है अपवर्त्य। अपवर्त्य इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल ये क्या होता है तो यहाँ पर आप इसका डिफिनेशन समझिए। दो संख्या को जब आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या प्रत्येक संख्या का मल्टीपल कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 गुना 5, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 20। देखिए 4 के पहाड़ा में भी 20 आता है और 5 के पहाड़ा में भी 20 आता है। तो 4 का मल्टीपल कितना, ये 4 का मल्टीपल 20 और 5 का मल्टीपल 20। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। ये बात आपको क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें एक टर्म आता है कॉमन। कॉमन क्या होता है,
कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता जुलता हो उसको बोलते हैं कॉमन। इसमें हम समझेंगे कॉमन फैक्टर क्या होगा और कॉमन गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर पहले समझते हैं कॉमन। इसको हम बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। जो दोनों में मौजूद होगा ना उसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं। अगर इसी में लगा देगा कॉमन फैक्टर, इसी में कहेगा कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड, दोनों शब्द याद रखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पर अगर आपको 2 नंबर दे दिया जाए, ये 6 है और ये 8 है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन होंगे। तो कॉमन फैक्टर इसको पहले लिखिए कौन कौन काटेगा, 1 2 3 और 6। इसमें देखिए इसको, इसका फैक्टर 1 2 4 और 8, इसके अलावा कोई और नहीं ना काटेगा, नहीं। तो इसका देखिए उभयनिष्ठ, यहाँ पर याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर लिखा रहेगा सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ गुणनखंड और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर कौन कौन होगा, देखिए कॉमन, देखिए ये 1 है तो 1 कॉमा ये क्या है 2 2, उसके बाद और कोई है क्या, नहीं, ये इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 2। आइए अब हम समझते हैं कि उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन मल्टीपल, हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज, इंग्लिश में COMMON, कॉमन मल्टीपल, इसको कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर हम 2 नंबर लेते हैं, 2 और 3। पहले इसका पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, ये आप अनंत तक जाएंगे। 3 का पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यहाँ पर ये भी अनंत तक जाएगा। सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का गुणज अगर पूछे जाएगा तो अनंत होता है। अगर आपसे पूछेगा किसी भी संख्या का गुणज जो होता है सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, तो वह खुद नंबर होगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो अनंत। गुणजों की संख्या पूछेगा तो अनंत। पता नहीं कर सकते, इसमें जितने आगे बढ़ सकते हैं कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पर देखना है कॉमन क्या क्या मिलता है। कॉमन जो है यहाँ पर देखिए ये 6, उसके बाद आपको 12, यानी कि 12 के गैप पे आपको मिलता जाएगा। तो इसका जो होगा कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल, तो आप कहेंगे 6 12, इसी गैप पर वो मिलेगा 18, यानी देखिए आगे मिलता जाएगा जितना आगे जाइएगा। तो इसलिए हम कहे हैं कि कॉमन मल्टीपल जो होता है अनंत होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 35 गुना 7, इसको गुना करना है, तो ये जो नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में गुण्य और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेंड, और इसको बोलते हैं गुणक, इसको गुणक कहते हैं, मल्टीप्लायर, और ये जो गुना होके आता है इसको बोलते हैं गुणनफल, इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्ट। इतना बात आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। अब हम सीखेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्या। आपको एक एक चीज समझ में आएगा जो क्या होता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या कहते किसको है, संपूर्ण संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट
नंबर। देखिए, संपूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है वह संख्या जिसका सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो गया, तो ऐसे संख्या को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है, सबसे एक अंकों की सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कहेगा तो आप कहिएगा सबसे पहला 6, क्योंकि इसका जो होगा फैक्टर देखिए 1 2 3 6। अब सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो गया 12। देखिए ये जो है इससे दुगुना नहीं हो गया, तो इस ऐसा जो भी नंबर होगा सभी को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर है। लेकिन यहाँ पर कुछ ही ऐसे नंबर हैं, तो पहला जो होगा एक अंकों की सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6। दूसरा पूछेगा तो कहिएगा यहाँ पे 28। तीसरा पूछेगा आपसे कि बताइए 3 अंकों का परफेक्ट नंबर बताइए, तो कहिएगा 496। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। अगर चौथा पूछेगा तो कहिएगा 81 28। परफेक्ट नंबर से ज़्यादा यही 2 अंक आपके सिलेबस में है, 6 और 28। अगर 2 अंकों की परफेक्ट नंबर पूछेगा तो 28 कहिएगा, और 1 अंकों का परफेक्ट नंबर कहेगा तो 6 कहिएगा। इसी को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। आइए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, सारी चीज को समझते हैं। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसका एक और नाम है यौगिक संख्या, इसी का एक और नाम है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में एक ही नाम है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन, वह संख्या जिसका 3 से अधिक गुणनखंड होगा वह ऐसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, क्योंकि इसका 3 फैक्टर जो है नियम को सेटिस्फाइड करता है। देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आपसे पूछेगा बताइए सबसे छोटा विषम कंपोजिट नंबर कौन सा है, विषम भाज्य संख्या, तो 9 है, ये सबसे छोटा है। देखिए 1 से लग रहा है, 3 से और 9 से, तो कम से कम 3 से कटना चाहिए। 3 से ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 3 से कटना ही कटना चाहिए। ऐसी संख्या को ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटा कंपोजिट सम संख्या कौन सा है, तो आप कहेंगे 4 है। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है, तो 9 है। ये याद रखिएगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम, इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा सम प्राइम नंबर 2 होगा। 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। अब 100 तक कहिएगा तो 100 तक में 97 होता है। यहाँ पे ये जो है प्राइम नंबर का इसमें होगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होता है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो 3 होगा। आप 1 नहीं कहिएगा, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये बात याद रखिएगा। और आपसे यहाँ पर एक बात पूछता है त्रिअभाज्य। त्रिअभाज्य, यहाँ पर त्रिअभाज्य, अभाज्य युग्म, युग्म का मतलब पेयर होता है, यानी त्रिअभाज्य यानी तीनों का। तो याद रखिएगा दुनिया में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो ये 2 के गैप पर है। ये 2 के गैप पर है। 3 5 7 ये एक ही पेयर है। आपसे यहाँ पर सवाल पूछेगा 1 से 100 तक, 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या
कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 100 तक में 25 गो होता है। इस बात को याद रखिएगा। 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 1 से लेकर 50 तक में 15 गो होता है। 50 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 10 गो होता है। ये जो है, इतना बात आप याद रखेंगे तो अभाज्य संख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये अभाज्य संख्या के बारे में ये पूरा फैक्ट है। यहाँ पर हम अभाज्य संख्या को याद करने का एक तरीका बनाया है, आप भी याद रखिएगा तो अच्छी बात है। देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिखिएगा 44, 22, 32, 23, 21। कहेंगे ये सर क्या कर रहे हैं, तो इसको जो है आप याद रखिएगा, 0 से लेकर के 10 के बीच में 4 गो अभाज्य संख्या, 10 से 20 के बीच में 4 गो, 20 से 30 के बीच में 2 गो, 30 से 40 के बीच में 2 गो, 40 से 50 के बीच में 3 गो, 50 से 60 के बीच में 2 गो, 60 से 70 के बीच में 2 गो, 70 से 80 के बीच में 3 गो, और 80 से 90 के बीच में 2 गो, और 90 से 100 के बीच में कितना होगा, 1। और ये 100 के बीच में कौन सा होगा, 97। याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो तरीका है आपको ये बताएगा, आपसे पूछा जाएगा 10 से 30 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या, 10 से 30 के बीच में, तो 10 देखिए, इसके बाद 4 और 2 इधर 6, इससे पहले ना तो 10 और 30 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 6 गो है। आप यह पूछा जाएगा 0 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या, सबको जोड़ लीजिए, देखिए 25 गो होगा। 4 4 8, 4 12, 5 17, 17 2 19, 1 20, 2 22, 22 3 25। ये याद करने का तरीका है। 90 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या, 1। आपसे पूछा जाएगा 50 से 60 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो 2। 30 से 40 के बीच में कितना है, तो 2। 10 से 20 के बीच में कितना है, तो 4। आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, जुड़वा, या इसी को हम कहते हैं यमज संख्या। इंग्लिश में इसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे जो ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, और कहीं कहीं पर आपको जो है यमज अभाज्य संख्या याद रखिएगा। 2 नाम है इसका। ये होता क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरीके से आते जाएगा 100 तक में। तो यहाँ पर देखिए, वैसा 2 अभाज्य संख्या जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। देखिए, इसका डिफरेंस 2, फिर इसका डिफरेंस 2, यहाँ पर इसका डिफरेंस 2। तो ये सभी क्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या के पेयर है, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या कितना होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8 गो होगा, याद रखिएगा। और सबसे छोटा पेयर कहेगा तो 3 और 5 हो जाएगा। इसमें एक ही प्रश्न बनता है, यह आपसे पूछा जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद अब हम समझेंगे सह-अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होता है, को प्राइम नंबर? इसका डिफिनेशन होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर HCF 1 है तो हम उसको कहेंगे ऐसी संख्या को को प्राइम नंबर। जैसे आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है
और ये 5 है। तो बताइए इसका HCF कितना हो गया? तो इसका HCF जो होगा HCF 1 होगा। तो हम कहेंगे यह को प्राइम नंबर सहवास संख्या है। अगर यहाँ पर लिख दे 3 और कॉमा 6, इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा 3। तो बताइए जब इसका HCF 3 आ जाएगा, यहाँ पर तो आना चाहिए 1, आ गया 3, इसलिए यह सहवास संख्या नहीं होगा। इतना सा बात आपको जानना है। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। इसके लिए यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। सबसे पहला नियम होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4, 6, 7, 8, 9, 6 ये 2 से कट रहा है तो इसको हमको भाग दे के नहीं देखना है। कैसे पता करेंगे ये 2 से कट रहा है? तो इसके आप इकाई अंक को लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी नंबर होगा तो उसके इकाई अंक को लेंगे और देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखेंगे 6 को यहाँ पर लेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 कट गया तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम कहेंगे यह 2 से जो है पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह चेक करना है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि 4 का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे 8, 7, 6, 5, 4, 6, 4 आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस 4 से जो ये 4 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 4 का नियम क्या होता है? हम 4 से पूरे भाग नहीं देंगे, उतना समय नहीं है मेरे पास। क्या करेंगे, इसके इकाई और दहाई अंकों से की संख्या को यहाँ पर लेंगे, 64 आ गया, 64 को भाग देंगे। अगर ये कट जाएगा, अगर ये कट के रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे संख्या पूर्णतः विभाजित है, और नहीं कटेगा तो कहेंगे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। तीसरा जो होगा यहाँ पे तीसरा नियम 8 का, यहाँ पे लिखेंगे 6, 7, 6, 8, 5, 4, 3, 2। हम कहेंगे कि यह 8 से करता है कि नहीं, आप चेक करके बताइए। तो इसका नियम कहता है कि 8 का नियम कहता है इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों से बनने वाली संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों से बनने वाली संख्या अगर 8 से कटता है तो पूरी संख्या कटेगा, अगर नहीं कटता है तो संख्या नहीं कटेगा। तो हम देख के इसको भाग दे के देखते हैं, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया। तो हम कहेंगे ये संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आपसे 16 का पूछा जाएगा तो 16 का आपसे पूछा जाएगा कि 16 का बताइए क्या नियम है। तो 16 का नियम है, देखिए हम 2, 4, 8, 16 बता रहे हैं। ये जो है इसका 1 अंक, इसका 2 अंक, इसका 3 अंक, इसका 4 अंक, 2 के पावर 4 होता है, इसलिए इसको जो है 16 को 2 के पावर 4 लिखते हैं ना, तो 4 है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं अभी, जो आपका एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 अंक को लेंगे यहाँ पे 96, 80, उसको 16 से भाग देंगे, 16 छक 96, 16 पंचे 80, ये कट के रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या जो है 16 से कटेगा। इसके बाद 32 का भी इसी तरह निकाल लीजिएगा। इसके बाद आता है 3 का नियम, 3, 5, 6, 7, 8 आपसे पूछा जाएगा ये 3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 का नियम कहता है, 3 का नियम कहता है कि जो संख्या दिया गया है उसके अंकों को जोड़ लीजिए। अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या कटेगा, अगर अंकों का योग अगर 3 से नहीं करता है तो संख्या नहीं कटेगा। हम जोड़ के देखते हैं, 8, 7, 15, अब 15, 6, 21, 21, अब 5, 26, अब 26, अब 3, 26 और 3 कितना होता है 29। क्या 29 3 से करता है? नहीं करता है, ये पूरी संख्या नहीं कटेगा 3 से। ये 3 का नियम है, जल्दी चेक करने का। अगर आपसे पूछेगा 9 का, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये 9 से करता है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, इसका नियम क्या है। तो यहाँ पर 3 का था, यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया उसके अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़ने के बाद 9 से भाग लगाएंगे। यहाँ पर था 3 का तो 3 से भाग लगाए, यहाँ पर 9 है तो 9 से भाग लगाएंगे। अगर 9 से कट जाएगा तो हम कहेंगे पूरी संख्या 9 से कटेगा, ये संख्या जो 9 से कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। जोड़ के देखते हैं 10 और यहाँ पे कितना जाएगा 22, 8, 30 और 9, 39। क्या 39 करता है 9 से? नहीं, तो ये पूरी संख्या जो है 9 से नहीं कटेगा। 3 और 9 का रूल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे 7वां जो है 6, 7, 6, 5,
4 2 0। 5 का नियम कहता है, 5 का नियम कि 5 से कटना चाहिए। तो क्या नियम इसका? तो इसका नियम होता है इसके इकाई अंक या तो 0 हो, इसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। अगर ऐसा होगा तो 5 से कटेगा, पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पर 0 है इसलिए 5 से कट जाएगा। 7वां जो होगा इसका 8वां, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये 25 से जो है कटने का क्या नियम है। तो 25 का नियम कहता है कि इसके दो अंतिम से यानी इकाई और दहाई के अंकों की बनी संख्या अगर 25 से कटेगा, यहाँ पर 50 लिखते हैं, और 50 अगर 25 को काट देगा तो हम अगर कट के रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे पूरी संख्या कटेगा 25 से। अगर कट के नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं कटेगा, लेकिन भाग देखे तो 0 आ गया रिमाइंडर, इसलिए यह 25 से कटेगा। ये नियम है इसका। यहाँ पर आपको जो है कुछ नियम इस प्रकार से रहेंगे। 9वां नियम है कि देखिए कोई भी नंबर जो है 6 बार अगर रिपीट होगा तो वो 7 से कटता है। मान लीजिए यहाँ पर 6 लिख दिए, 6 6 6, ये कितना बार? 6 बार। ये 7 से विभाजित होता है, याद रखिएगा। कोई भी नंबर 4 को 6 बार लिखेंगे वो 7 से कटेगा। यहाँ पर 5 को 6 बार लिखेंगे वो 7 से कटेगा। यहाँ पर जो है अगला नियम आता है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 6 से कटता है कि नहीं। यहाँ पर हम अब चेक करेंगे कि कोई भी संख्या 6 से कटने का क्या नियम है। यहाँ पर देखिए ये जो 6 से भाग देना है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका HCF 1 होना चाहिए। देखिए 2 होगा और ये कितना होगा 3, यही दोनों ऐसा फैक्टर होगा ना जिसका HCF 1 होगा। अब इसको बारी बारी से भाग लगाइए, चेक कीजिए दोनों नियम सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 से कट गया और 3 से नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगा। अगर 2 से कट गया, अगर 3 से भी कट गया तब कहेंगे पूरी संख्या कटेगा। देखिए 2 से कट रहा है तो एगो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा देखिए 4 2 6 3 9 और 9 3 12, 3 से भी कट रहा है इसलिए पूरी संख्या जो है 6 से कटेगा। इसी प्रकार से 12 का भी होगा, क्योंकि 12 में भी ऐसे 2 फैक्टर है। अब जो है एक कंसेप्ट आता है आपका 11 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 7 5 3 2 7 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। ये आपको कह रहा है 11 से कटने का क्या रूल है। तो 11 से कटने का रूल होता है कि इसके अल्टरनेट को जोड़िए, अल्टरनेट एक को छोड़ के। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 3 10 और 10 8 18, और नीचे जो है यहाँ पे 5 2 7। तो देखिए ऊपर वाला कितना है 18, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और नीचे कितना है 7, घटाएंगे कितना आ गया अंतर 11। या तो अंतर 11 आ जाए या 0 आ जाए। अगर 11 या 0 आ गया तो 11 से कट जाएगा। तो हम कहेंगे देखिए 11 से कट रहा है ना, 0 भी रहेगा तो 11 से कटेगा, कि पूरी संख्या जो है 11 से कटेगा। ये इतना नियम को आप बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे LCM और HCF। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं LCM, उसके बाद हम पढ़ेंगे HCF। इसको हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त, शॉर्ट में इसको लिखते हैं लॉस, और इंग्लिश में कहेंगे तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको जो है लोवेस्ट को कहीं कहीं पर लिस्ट भी लिखा जाता है, ऐसे लिस्ट, इसको ऐसे भी कहते हैं। शॉर्ट में ही हम इसको LCM कहते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में हम LCM कहते हैं। LCM को हम 2 तरीके से निकालते हैं। सबसे पहला तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि। पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ये बेसिक बात है इसलिए आपको हम समझा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 और 8। इसका सबसे पहले फैक्टर कीजिए। तो इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हम देखिए 6 को लिखते हैं, 6 को ऐसे फैक्टर कीजिएगा, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 1। तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा 2 गुना 3। उसके बाद 8 को यहाँ पर कीजिएगा, 8 का फैक्टर ऐसे यहाँ पर निकालिएगा, 2 4
2, फिर 2 से 1। यहाँ 2 कितना बार है? 3 बार। 2 गुना 2। देखिए एलसीएम कहाँ है, तो एलसीएम का मतलब होता है कि पहले कॉमन को देखिए, कॉमन देख लिए ना दोनों में कॉमन, उसके बाद देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। देखिए 2 इसमें भी लेकिन 2 इसमें ज़्यादा बार आया है। यहाँ पर लिखिएगा एलसीएम, एलसीएम 2 गुना सबसे ज़्यादा बार को लिखेंगे, और जो नहीं रहेगा उसको भी लिखना है। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर भाग विधि से इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका होता है 6 8, 2 से लगाएंगे, दोनों कटना चाहिए। यहाँ पर 3 4, अब तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 4। तो आपका उत्तर है 3 दूना 6, 6 चौक 24। ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि वह 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा संख्या क्या होगा? तो इसमें देखिए दोनों मिक्स हो गया। क्या क्या पूछे हैं? 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो बताइए 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा? पढ़ा क्या है? 999। अब बताइए किस किस से कट रहा है? 2 से, 3 से और 4 से। तब सबसे पहले जिससे कटेगा उसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अब तो दोनों तरीका बता दिए हैं। देखिए 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इस 12 को इसमें भाग लगाइए, तो यहाँ पर लगाएंगे 999 में 12 से, 12 अठे 96, 3 यहाँ पर 9 लिखेंगे, 12 तिहाई 36, कट गया, कितना आ गया? 3। अगर बताइए, अगर यहाँ पर दोनों बात होता है, अगर ये 3 नहीं रहता तो कट जाता, तो जो शेष आया है इसमें घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 999 में 3 घटा लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 996। यही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप ऐसे सवाल को कर पाएंगे। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं आप ध्यान दीजिएगा। एलसीएम जो होता है, अगर 2 संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो याद रखिएगा ये दोनों संख्या से बड़ा होता है एलसीएम, ठीक है ना। अगर 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालते हैं, अगर दोनों संख्या अगर 100 अभाज्य संख्या है तो दोनों का मल्टीपल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ये 3 और 13 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखिए 3 और 13 क्या है? दोनों 100 अभाज्य संख्या है। तो यार जब भी 100 अभाज्य संख्या होगा तो दोनों को एलसीएम कर देंगे, गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो 13 गुना 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 39। यही इसका एलसीएम आ जाएगा। 100 अभाज्य संख्या कहेगा तो आप क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एलसीएम में एक बात आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 5 के पावर -20, 5 के पावर -40, 5 के पावर 45 माइनस में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखिएगा ऐसे सवाल में हमेशा बेस जो है आधार समान देगा और पावर को देखना है। माइनस में जिसका पावर छोटा होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 5 के पावर -20। अगर इसी को अगर ऐसा दिया जाता प्लस में 5 के पावर 20 गुना 5 के पावर 40 गुना 5 के पावर 45, इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम याद रखिएगा 5 के पावर, देखिए सभी में सबसे पावर किसका बड़ा है? 45 का। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं पर इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। डिवीजर, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि इसको पढ़ते हैं शॉर्ट में GCD, या इसको हम HCF। दोनों का सेम मीनिंग होता है, याद रखिएगा।
यहाँ पर इसको भी दो तरीके से निकालते हैं। सबसे पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। आपको दोनों विधि आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जाम ले रहा है तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब क्या होता है, ये अगर हम मान लीजिए 2 नंबर लेते हैं, 12 ले लिए और यहाँ पे हम ले लेते हैं 18। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कीजिए, 12 का फैक्टर निकालिए, इसका जो पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो 12 को लिखेंगे ऐसे और इसको 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3, अब 3 से लगाइएगा तो 1। इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3। फिर 18 को यहाँ पे 18 को ऐसे लिखिए 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। अब आपको एचसीएफ पता करना है। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन हो, दोनों में आना चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है दोनों में फैक्टर देखिए, एक तो 2 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है 3, और कुछ मिल रहा है ना, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, जो मिलेगा उसी को लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना, देखिए 2 है तो 2, बीच में गुना का साइन 3, 3 गुना 6, यानी कि 12 और 18 का एचसीएफ कितना आ गया 6। इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी से हम भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे, जो बड़ा नंबर इसको अंदर रखिएगा, जो छोटा है इसको बाहर, इससे भाग देंगे। 12 एकम 12, जो घट के आएगा 6, इसको यहाँ इसको उतारिएगा, ये फिर आपका भाज्य बन जाएगा 6 दूना 12, कट गया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अंतिम भाजक। क्या बोलते हैं, अंतिम भाजक। इसी को हम बोलते हैं जीसीडी एचसीएफ। कितना हो जाएगा 6, यानी कि देखिए भाग विधि से भी हम कितना लाए 6, और यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना है 6, तो इसका ये एचसीएफ हो गया। याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, 2 सभाज्य संख्या का भी एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, तो बताइए इसमें एचसीएफ, इसका जो है कोई एचसीएफ तो होगा, दोनों में एक ही कॉमन होगा, इसका 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे 4 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, अभाज्य का है या को प्राइम नंबर का है, इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर माइनस 40, 2 के पावर माइनस 80, 2 के पावर माइनस मान लेते 100 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो याद रखिएगा एचसीएफ जो होता है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। तो इसमें जो है सबसे छोटा पावर कौन है, ये है, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर माइनस 100, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसी में प्लस रहता तो 2 के पावर 40, 2 के पावर 80, 2 के पावर 100, तो इसका एचसीएफ जो हो जाता सबसे छोटा एचसीएफ हो जाता आपका कितना 2 के पावर 40, ये आपका एचसीएफ हो जाता। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए इसमें एक और कंसेप्ट है वो समझाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए, मिक्स करके सवाल आता है, जैसे ये 12 है और ये 18 है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12, 18 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ तो अभी जस्ट निकालें 6, और 12, 18 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए इसका भी तरीका है, सबसे बड़ा नंबर को पिक कीजिए, बड़ा नंबर को 18 है ना जी। अब देखिए इसमें 1 और 2 है, इसमें 4 3 12, 2 को 2 है, तो इसमें 1 2 से गुना कर देंगे, यानी आपका उत्तर कितना गया 36। इसका जो है एलसीएम कितना गया 36, ये 18 भी काट रहा है 12 भी काट रहा है। यहाँ पर एक फार्मूला याद रखिए, देखिए दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 12 गुना 18 बराबर ये एचसीएफ है ना जी 6 गुना 36, यानी कि इसको हम देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 12 8 96 के 6, यहाँ पे कितना आएगा 9, 12 और 9 9 21 216, और इसको 36 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 216। तो यहाँ पर हम एक नया रिजल्ट पहुँच गए। क्या पहुँच गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, देखिए इसको हम लिखते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम।
इसमें सवाल बनता है। क्या होगा, ये रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। ये 4 गो है, 4 में से 3 गो चीज देगा, चौथा पूछ लेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, अगर आपको मान लीजिए दूसरा संख्या 18 दे दिया, देखिए HCF 6 था, LCM आपको पता हो गया जो कितना 36। तो बताइए क्या आप पहली संख्या नहीं पता कर सकते हैं? मान लीजिए पहली संख्या x मान लीजिएगा, तो इससे काट लीजिए 6 3 18 और 1 12, तो क्या आपको देखिए x का मान कितना आ गया, 12 नहीं आ गया? तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते, इस पर भी सवाल आता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। आपका जो बेसिक किताब में था इतना हम आपको बताए हैं। इसके बाद अब हम आगे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं पूर्णांक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक का डिफिनेशन होता है कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने पर प्राप्त समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पूर्णांक या आप ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्णांक ऐसा भिन्न है जिसका जो है हर एक होना चाहिए, यानी p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, q बराबर 1 होना चाहिए। नीचे 1 होगा तो सभी पूर्णांक होंगे। देखिए पूर्णांक को हम i या z से लिखते हैं। इसको हम इधर -इनफाइनाइट से लेकर के इधर बढ़ेंगे, -3 -2 -1 0। इसके बाद हम इधर 1 2 3 ... प्लस इनफाइनाइट। ये पूर्णांक का ग्रुप है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है 4 से 5 सवाल बनता है यहाँ पे। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, उदासीन पूर्णांक क्या होगा। तो इस बात को समझिए। यहाँ पर पूछेगा आपसे सबसे पहला सवाल, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तो कहिएगा अनंत होता है, अनंत। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, ये भी अनंत होगा। पूछेगा उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक तो आप कहेंगे शून्य होता है। शून्य के पास कोई चार्ज नहीं है, ये बेचारा न तो इसके पास धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। उदासीन है बेचारा, बीच में बैठा हुआ है, देख रहे हैं बीच में बैठा हुआ, इसको हम शून्य कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो याद रखिएगा -1 होता है। आपको जो यहाँ पे 5 सवाल बनेगा पूर्णांक से। पूर्णांक में याद रखिएगा ये जो है इसमें समवृत्त का नियम लागू होता है। चूंकि इस पूर्णांक कहता है कि पूर्णांक में समवृत्त का नियम लागू होता है जोड़ और गुना में, सहचर में भी जोड़ और गुना में, और क्रम विनिमय में भी जोड़ और गुना में। इतना बात याद रखिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब हम सीखेंगे भिन्न क्या होता है। सारे चीज़ को अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ नया पढ़े हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भिन्न इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न क्या होता है, वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां पर q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसको हम कहते हैं भिन्न। यहाँ पर भिन्न जो होता है इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/5 ये एक भिन्न है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 5/2, इसका मतलब होता है 5 को 2 बराबर भागों में बांटिए, 5 को 2 बराबर भागों में बांटिए। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो 7/5, तो 7 को 5 बराबर भागों में बांटना है। इसी को हम बोलते हैं
भिन्न। यहाँ पर अब हम समझते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के जो है निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहला होता है समभिन्न, इसको बोलते हैं समभिन्न। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका डिफिनेशन होता है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए 1/5 अंश जो हर से छोटा है ना, 2/3, 7/11, ये सभी क्या है, किसका उदाहरण है, समभिन्न को। समभिन्न को ही कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न याद रखिएगा, उचित भिन्न। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विषम भिन्न। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम विषम भिन्न को ही हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5/2, यानी कि इसका डिफिनेशन होता है कि अंश जो है हर से बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़ा है ना, 7/5, 8/7, ये सभी किसके उदाहरण है, विषम भिन्न के। इसके बाद आता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न का परिभाषा क्या होता है, इसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न के साथ जो मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 है ना और 1/3। यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा एक बात कि इसके बीच में ना प्लस होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए 2 + 1/3 ये होता है। इसका मतलब एक्चुअल ये होता है। अभी तुम आपको समझा रहे हैं कि मिश्रित भिन्न। यहाँ पर 4 सही 1/7, इसको जो है ये मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए इसके बीच में तो प्लस है, देखिए यहाँ पे 7 × 28, 1 × 29। ये भले ही आपको गुना में लग रहा है लेकिन ये है क्या बीच में, प्लस 7 × 28, 1 × 29। इसको हम देखिए मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में हम बदल सकते हैं। इसके बाद आता है इक्वल फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न इंग्लिश में कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न का अगर मान 1 हो, समान हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे 1/2, 6/12, 8/16। देखिए इसको काटिएगा ना, इसको जब आप काटिएगा तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2 और इसको काटेंगे तो 1/2। तो ये सभी क्या है, तुल्य भिन्न। ये तुल्य भिन्न के उदाहरण है। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 2 भिन्नों में कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे। आइए अब आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 4/6, 7/5 दोनों में कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब हमको जो है 30 बनाना है, इसको 30 बनाना है। 4/6 को लिख लीजिए यहाँ पे और 7/5 को, क्वेश्चन को वहाँ रहने देते हैं। अब यहाँ पर 30 बनाना है हर को, तो देखिए कितना से गुना करेंगे, इस 6 से इसमें भाग दीजिए तो 5 आएगा, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसमें भाग दीजिए, 5 × 30, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से। अब देखिए नीचे क्या है, 30 पड़ गया ना, तो यहाँ पर जो है 20 ऊपर में और नीचे 30, यहाँ पर कितना गया 42/30। देखिए दोनों का हर समान है। जब हर समान हो जाएगा तो अब देखिएगा जिसका अंश बड़ा होगा ना वही सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो सबसे देखिए अंश इसका सबसे बड़ा है तो यही बड़ा भिन्न होगा, ये सबसे बड़ा हो गया। ये बात क्लियर है ना। ये 3 से अधिक भी होगा तो हम निकालेंगे। देखिए ना हम 3 से अधिक बताते हैं, 3/5, 7/8 और 4/6। यहाँ पर अब देखिए इसको निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे 5, 8, 6 इसका एलसीएम कितना लेंगे, तो ये आपका इसका एलसीएम हो जाएगा 120, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। अब इससे भाग दीजिए 5 से,
तो 24 आता है, तो 24 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे भाग दीजिए 15 8 120, तो यहाँ पर 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर को समान बनाना है। और यहाँ पे 6 से, तो 6 दूना 12, 20 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 दिया 72/120, कॉमा 1500 तो 105/120, कॉमा 80/120। अब आप देखिए सबका हर समान हो गया है। जब हर समान हो जाएगा तो अब देखिए इसमें से कौन भिन्न बड़ा है, किसका अंश बड़ा है, वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा जो है इसका अंश है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा भिन्न 7/8, और सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा। देखिए जिसका अंश छोटा होगा सबसे छोटा, तो इसका अंश सबसे छोटा है, तो यह 3/5 होगी। आप कोई भी नंबर को आप लेकर के चेक कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसमें सवाल जो है ना बनता है, जैसे कि डिफरेंस वाला नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 41/43, 51/53, 67/67/59। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल में ये कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है, ठीक है ना। आप लोग ट्रिक पे भागते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समान होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, समान होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, समान है। अब आपको देखना है जब डिफरेंस समान होगा तो अब दूसरा क्या देखना है, जो बताइए सभी भिन्न में क्या सभी भिन्न के अंश जो है हर से छोटा है या बड़ा है। तो हम देख रहे हैं सभी भिन्न के अंश जो है ना, यहाँ पे ये जो अंश है ऊपर वाला, ये हर से क्या है, छोटा है, हर से छोटा है ना। तो याद रखिएगा इस भिन्नों की श्रेणी में वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। तो बताइए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, सबसे बड़ा भिन्न, देखिए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए अंश सबसे बड़ा है ना इसका, तो आपका यही होता है 67/69, ये आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। सबसे जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपसे यहाँ पर बन सकता है जब एक ऊपर बड़ा रहता है तब, जैसे देखिए यहाँ पे 61/59, 43/41, उसके बाद 75/73। अब यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर समान देगा, चाहे 6 का हो 5 का, उससे मतलब नहीं है, अंतर समान देगा। यहाँ पर देखिए अंतर सब में 2 का है, यहाँ पे अंतर समान चेक कर लीजिए आप। उसके बाद आपको देखना है जो अंश बड़ा है हर से क्या, तो अंश यहाँ पर हम देख रहे हैं अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। तो याद रखिएगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश छोटा होगा। तो याद रखिए सबसे अंश किसका छोटा है, ये इसमें 43 का ना, तो यही सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 43/41, ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये बात क्लियर है। यहाँ पर हम एक बात देखिए, ये जो है ना हर को समान किए हैं, आप अंश को भी समान करके बना सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस पे भी करा देते हैं, क्या कि छूट गया है, तो हम चाहते हैं अंश पर भी। यहाँ पर देखिए 4/7, 6/9, 3/15। आपसे पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पर तो आप हर को समान करके बना सकते हैं ना, चूंकि एलसीएम लेना है, सबको समान करना है। आप यहाँ पर अंश को भी लेके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4, 6, 3, इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप एलसीएम कहेंगे इसका हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। अब इसको 12 कीजिए सबको, 3 से इधर भी 3 से, इसको 2 से इधर भी 2 से, और इसको कितना 4 से इधर भी 4 से, तो सब कीजिएगा तो 12 कितना 21, 12 कितना 18, 12 कितना 60। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि अगर अंश सबका समान हो गया तो वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा, हर सबसे छोटा होगा। तो देखिए इसमें सबसे हर किसका छोटा है, यहाँ पे सभी में 18 का ना, यानी कि 9 जो है 6/9, ये सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी रहेगा, जैसे देखिए 2/9, 7/9, 5/9। अब इसमें ध्यान दीजिए अगर हर समान होगा तो सिंपल बात है जिसका अंश बड़ा होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए भिन्न का जोड़ ज्ञात कीजिए,
तो 5 सही 1/6 और प्लस 2 सही 1/3। इसका भिन्न का जोड़ कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़िए, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 6 पंचे 30 और 1 31, 31/6। याद रखिएगा यहाँ पर जो है 5 सही ऐसे लिखते हैं, इसके बीच में प्लस होता है, 5 प्लस 1/6, क्योंकि भिन्न का जोड़ करते हैं तब वहाँ पर डायरेक्ट 6 यहाँ पर भाग देंगे, 6 पंचे 30 और प्लस 1, डायरेक्ट हम 31/6 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है। 6 पंचे 30, 1 31/6 प्लस 3 दूना 6 1 7, 7/3। इसको हम 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। 2 6 से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 1 को 31 से गुना करेंगे, फिर प्लस 3 को इससे भाग देंगे 2, 7 दूना 14। अब सबको जोड़ दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। यहीं पर अगर आपसे इसका माइनस अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे? एक यहाँ पर 4 सही 1/5 माइनस 3 सही 1/4, इसका अंतर। तो सबसे पहला काम होगा, इसको विषम भिन्न में बदलिए, तो 5 चौका 20, 1 21/5 माइनस 4 3 12, 1 13, 13/4। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 5 चौका 20, 4 आ जाएगा, 4 को 21 से गुना करें, 21 चौक 84 माइनस 5 13 5 65, घटाएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। यहाँ 7 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 में से 6 गया तो 1, उत्तर आ जाएगा 19/20, उत्तर हो गया। अगर जोड़ पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, घटा पूछेगा तो ऐसे। यहाँ पर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, 5/6 भागा 3/9, तो इसको कैसे करेंगे? तो याद रखिए ये पलट जाता है, तो यहाँ पर 5/6 ये 9/3 ऐसे हो जाएगा। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, यानी कितना देगा? 5/2। ऐसे भी देगा 5/7 भागा 9/21, तो ये पलट जाता है, 4/21 गुना 21/9। देखिए यहाँ पर 7 था, 7 तिया 21, 3 तिहाई 9, तो क्या उत्तर आ गया? 4/3, ये उत्तर आ गया। आप कभी कभी ऐसा भी रहता है, देखिए 4/2, तो क्या करते हैं हम इधर से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 16/2/4, तो कैसे बनाएंगे? तो याद रखिए पहले इधर से भाग देंगे, तो 16 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 8। फिर 8 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे इधर से, तो कितना आ जाएगा? 2। हमेशा दाहिने से बाएं में देते, नज़दीक वाला से उसके बाद देते हैं, ठीक है ना? अब देखिएगा 4/2/2, तो पहले इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? 2, फिर भागा 2, भाग देंगे, कितना आएगा? 1। आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक है ना? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 1/6, 5/7, 3/8 आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है। तो ध्यान दीजिए, आप हर को भी समान कर सकते हैं, अंश को भी समान कर सकते हैं, आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। देखिए पहले हम इधर लिख लेते हैं 1/6, 5/7 और यहाँ पे 3/8। देखिए क्या कीजिए, आप इसको फास्ट गुना कीजिए, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, और 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30। हल्का से लिखिए यहाँ पर, ये दोनों में कौन बड़ा है? तो 30 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा भिन्न है। इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, आगे बढ़िए, इसको छोड़ दीजिए। अब 7 तिया 21, अब यहाँ पर 8 3 8 5 40, तो दोनों में कौन बड़ा है? 21 की 40, तो 40, तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? सबसे बड़ा भिन्न 5/7। अब ये जब पता हो गया तो बारी बारी इसको छोड़ दीजिए, बड़ा भिन्न पता चल गया। दोनों में आप चेक करना है, 8 ही कम 8, तो यहाँ पर 8 और 6 3 18, ये दोनों में आप चेक करना है, इसमें और इसमें। तो 6 को 3 से 6 3 18, तो दोनों में बड़ा है, इसका मतलब ये इसके बाद ये आएगा, तो सबसे छोटा कौन हो गया? 1/6, सबसे छोटा भिन्न 1/6, ये हो गया। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे दशमलव भिन्न क्या होता है। यहाँ पे दशमलव भिन्न, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है, इसका डिफिनेशन होता है वह भिन्न जिसका हर 10 के घात में हो। यहाँ पर देखिए
3/10 कॉमा 21/100। यहाँ पर एक जीरो है तो दाहिनी ओर से एक जीरो लगाएंगे तो 0.3। इसको 2 जीरो है यहाँ पे तो दाहिनी ओर से 2 जीरो 0.21। ये इसको दशमलव में हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम आपको दशमलव का स्थानीय मान निकालना सिखा चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। देखिए 78.219। आपसे पूछेगा 9 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 9 लिखेंगे, 1 2 3 अंक के बाद है ना, तो 1 पर 3 गो जीरो। अगर 1 का पूछेगा तो 1, देखिए 1 2 अंक के बाद है तो 100। इसका पूछेगा तो 2, तो यहाँ 10। लेकिन 7 का पूछेगा तो यहाँ पर देखिए 7 का पूछेगा तो 7, इधर देखिए इसको इधर नहीं बढ़ना है, इस 7 लिख दिए, इधर 1 अंक है तो 1 जीरो। बात समझ रहे हैं ना? इसको बोलते हैं स्थानीय मान। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर दशमलव का जोड़ कैसे हो देखिए, 3.24 और प्लस 3.135। इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 3.24 और ये पॉइंट है तो पॉइंट लिखिए यहाँ पर 5, ये 3 लिखिए और ये 1 लिखिए। और यहाँ पर जीरो है तो जीरो दीजिए, मन है तो नहीं दीजिए, कोई दाहिनी जितना मन जीरो उतना बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको जो है जोड़ेंगे तो 4 7 पॉइंट और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 1। ये आपका दशमलव का जोड़ आ गया। अगर घटाव पूछेगा तो 7 5 2 9 माइनस 8.7। इसको कैसे हम घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 75.29.78। यहाँ पे जीरो है, ये नहीं है तो कुछ भी मतलब लिखिए, चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 9 यहाँ से लेंगे, 10 12 12 में से 7 गया तो 5, ये पॉइंट, ये बच गया 7, ये बच गया 4, इससे यहाँ से लेगा 10 4 14, 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 6। ये आपका उत्तर आ गया। हम इस तरीके से इसको हल करेंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक ज्योमेट्री आना चाहिए जो क्लास 6 के लिए है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेखा क्या होता है। रेखा, इसको बोलते हैं लाइन। रेखा क्या होता है तो याद रखिएगा, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु को अनंत की ओर फैले, उसको हम बोलते हैं रेखा। रेखा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। देखिए दो बिंदु है ए और बी, ये दोनों बिंदु को मिलाए और दोनों जो है अनंत की ओर बढ़ेगा, दोनों जो है अनंत की ओर बढ़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रेखा कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन है, बिंदुओं के समुच्चय को ही रेखा कहते हैं। एक रेखा को दिखाने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता है? 2 बिंदु की। ठीक है, रेखा को कैसे दिखाएंगे तो ए बी लिख करके इसको ऐसे लिखते हैं तो रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है रेखाखंड। रेखाखंड ये क्या होता है? रेखाखंड, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, यहाँ पर रेखाखंड का डिफिनेशन होता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड को हम नाप सकते हैं लेकिन रेखा को नहीं नाप सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी, ये एरो नहीं देंगे, ऐसे देंगे। ये आप रेखाखंड हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। रे क्या होता है तो जो एक बिंदु से शुरू होकर अनंत की ओर फैले, उसको हम बोलते हैं किरण। किरण में कितने बिंदु होना चाहिए? एक बिंदु, केवल एक बिंदु, आरंभिक बिंदु। यहाँ से मान लीजिए ओ कहिए चाहे ए कहिए, कहीं शुरू होकर ये इधर बढ़ रहा है, इस तरह एरो है तो इधर बढ़ेगा, जिधर एरो रहेगा उधर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये किरण के बारे में हो गया। यहाँ पर न्यून कोण क्या होता है तो न्यून कोण के लिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो थीटा जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, ये न्यून कोण होगा। समकोण कहेगा तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो 90 डिग्री। अधिक कोण कहेगा तो ऐसे, यानी कि अगर ये थीटा है तो 90 से तो बड़ा होगा थीटा, 90 डिग्री से, और 180 से छोटा होगा। इसको बोलते हैं अधिक कोण। इसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, इसको बोलते हैं समकोण, इसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण। उसके बाद यहाँ पर अगर ये रेखा है, मान लीजिए यहाँ से ये चल करके फिर यहीं पर आ गया, तो इस प्रकार जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। ये यहाँ पर कितना नहीं बनेगा? मान लीजिए थीटा बना दिया पूरा, तो थीटा 360 डिग्री हो गया। अगला है
यहाँ पर पूर्णयुक्त कोण, ये जो होगा 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। इसको हम लिखते हैं 180 डिग्री से बड़ा है थीटा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। इसका नाम है पूर्णयुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। दूसरा है यहाँ पे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे, इसको बोलते हैं रिजु कोण, या स्ट्रेट यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, इसको बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अब हम समझेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज के बारे में यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए बेसिक बात। ये चतुर्भुज है, इसका नामकरण करते A, B, C और D। इसमें 4 को भुजा होगा, 4 साइड होगा, इसमें 2 विकर्ण होंगे, ये और ये दोनों विकर्ण होंगे, इसको विकर्ण कहते हैं, यानी BD, AC 2 विकर्ण होंगे, 4 भुजा होगा, 4 कोण होगा। ये चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें पढ़ना है आपको वर्ग। वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग जो होता है ना, उसका सभी भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सभी 90 होंगे, सभी 90 होगा, उसको हम वर्ग कहते हैं। दूसरा आपको करना है आयत, इसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, उसको हम क्या कहेंगे? आयत कहते हैं। तीसरा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये क्या होता है? इसका फिगर इस प्रकार का होता है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर तो होगा लेकिन कोई भी कोण जो है आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन बीच की दूरी जो हमेशा ये जो देख रहे हैं इक्वल होगा, इसको H बोलते हैं। चौथा होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज या इसको हम रोम्बस कहते हैं। यहाँ पर इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होंगे और कोई भी कोण जो है 90 नहीं होगा। ये वर्ग की तरह है लेकिन वर्ग का उसमें सभी कोण बराबर है, इसमें सभी कोण बराबर नहीं होंगे और कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज। इसका जो है फिगर इस प्रकार से बनता है, A, B, C और D। समलंब चतुर्भुज कहता है कि 2 समांतर भुजाओं का एक युग्म पैरेलल होना चाहिए। 2 समांतर भुजाओं का एक युग्म पैरेलल होगा तो उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आपको इतना बात पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बात छूट रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी लाइन ऐसे है, अगर यहाँ पर E बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, E ऐसे 2 कोण बनेगा तो ये दोनों को बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। इसमें जो है, इसमें एक कोण पढ़ना है पूरक के बारे में। पूरक क्या होता है? 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे कि दूसरे का पूरक है। देखिए, अगर ये 30 है, इसमें कितना जोड़ देंगे जो 90 हो जाए तो 60, तो हम कहेंगे कि दूसरे का ये पूरक कोण है। अगर समपूरक पूछेगा तो समपूरक, तो 2 कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 160 डिग्री है तो कितना जोड़ेंगे जो 180 हो जाए? तो 20 डिग्री। तो ये 20 जो होगा, ये 160 एक दूसरे का क्या होगा? समपूरक होगा। यानी कि पूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए तो एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। समपूरक का मतलब है 2 कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए तो समपूरक कहलाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।